नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं ताकि इनसे संबंधित आपकी महत्वपूर्ण अवधारणात्मक समझ को बढ़ाया जा सके, जिस अवधारणात्मक समझ का प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों स्तरों पर कर सके। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में ये देखते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं जो कि पिछले सप्ताह में लगातार चर्चा में किसी न किसी वजह से रहे हैं और पर्यावरण संबंधी खंडों से जुड़े हुए हैं। पहली खबर जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे, आप जानते हैं कि हाल ही में भारत में 58वां टाइगर रिजर्व की घोषणा हो चुकी है। तो 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, या आप कह सकते हैं कि टाइगर रिजर्व की घोषणा किस प्रक्रिया के माध्यम से होती है, उस प्रक्रिया को भी जानने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में अगर आपको जानना है तो हमने इस पर एक प्रोग्राम किया है, जो हमारा इनडेप्थ प्रोग्राम है, उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरी खबर हमारी गोरैया से जुड़ी हुई है, स्पैरो से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर विश्व गोरैया दिवस के अवसर पर हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं गोरैया की जानेंगे, इसके अलावा गोरैया पक्षी की जानेंगे। इसके अलावा एक खबर है हमारी प्लास्टिक ओडिसी से संबंधित, जो कि प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने का प्रयास करता है, प्लास्टिक प्रदूषण के संबंध में एक जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है। ये दरअसल अपने आप में एक बहुत बड़ा जहाज है जो बहुत से देशों की यात्रा कर चुका है और पानी में चलने वाला जहाज है, और इसने काफी देशों की यात्रा की है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की है, इनोवेटर्स से मुलाकात की है, और ये प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैला रहा है। फिर अगली खबर होगी कि क्या भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता घटेगी। हाल ही में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है जो बताती है कि वायु प्रदूषण के कारण भविष्य में भारत की जो सौर ऊर्जा को उत्पादित करने की क्षमता है, सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, उस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है वायु प्रदूषण के कारण। तो ये अध्ययन क्या है, इस पर भी विस्तार से बात होगी। और सबसे पहले बात होगी 58वें टाइगर रिजर्व के बारे में। आप जानते हैं कि हाल ही में 58वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, और ये भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है 58वां, और किसे घोषित किया गया है, माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया है। और ये माधव नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, माधव नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। इस घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक अद्भुत खबर है। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि इससे पहले दिसंबर 2024 में भारत का 57वां बाघ अभयारण्य भी घोषित किया गया था, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कौन सा, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब किया गया था, 2 सितंबर 2024 को। इसके अलावा भारत का जो 56वां टाइगर रिजर्व है उसके बारे में भी आप जान लीजिए, वो किसे बनाया गया था, गुरु घासीदास, तमोर पिंगला गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है उसे बनाया गया था, और वो कहां पर स्थित है, वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है जो हाल ही में घोषित किए गए हैं। अब हम जानते हैं कि जो टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं या टाइगर रिजर्व होते हैं, उनकी सामान्य परिभाषा क्या है, उनका मतलब क्या है, और किस प्रकार से उनकी घोषणा होती है। तो टाइगर रिजर्व की अगर आप सामान्य परिभाषा देखें, बाघ अभयारण्य की सामान्य परिभाषा देखें, तो ये एक निर्धारित क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है, निर्धारित क्षेत्र होता है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई थी, 1973 से हुई थी, जो भारत में बाघों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण रूप से प्रयास करता है, और इसी के तहत बाघ अभयारण्य घोषित किए जाते हैं ताकि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, कुछ महत्वपूर्ण निर्धारित क्षेत्रों को बाघों के आवास के संरक्षण में विशेष महत्व या विशेष तरजीह दी जा सके, और बाघों का आवास को संरक्षित किया जा सके, और अंततः बाघों की संख्या को बढ़ाया जा सके। अगर हम बाघ अभयारण्य की बात करें तो इसके दो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, एक होता है कोर एरिया और एक होता है ट्रांजिशन एरिया, या आप कह सकते हैं जिसको आप बफर जोन कहते हैं। एक होता है कोर क्षेत्र और एक होता है बफर जोन। तो कोर क्षेत्र को सामान्य तौर से किस नाम से डेजिग्नेट किया जाता है, किस नाम से चिन्हित किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के नाम से डेजिग्नेट किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, जिसमें वन्य जीवों की कड़ी सुरक्षा की जाती है और यहां पर किसी भी तरह की मानवीय गतिविधियों को अनुमति नहीं होती है। जब हम बफर जोन की बात करते हैं तो बफर जोन में वन और गैर वन
दोनों तरह के क्षेत्र हो सकते हैं, बहुत ही विरल प्रकार के वन भी हो सकते हैं। एक प्रकार का ये संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन एरिया होता है, जो वन्य जीवों की गति में सहायता प्रदान करता है, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस स्थान का प्रयोग होता है और संसाधनों का स्थायी उपयोग करने की भी कोशिश इस बफर जोन के अंतर्गत की जाती है। तो ये सामान्य बात हुई टाइगर रिजर्व के बारे में। टाइगर रिजर्व बनाए किस प्रकार से जाते हैं, बाघ अभ्यारण्य बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले राज्य सरकार जो है वो एक उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करती है जो बाघों की आबादी और आवास के लिए उपयुक्त हो। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, जो राज्य सरकार है वो बाघों के लिए एक उपयुक्त स्थान, उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करती है जो बाघों की आबादी और उनके आवास के लिए उपयुक्त है। इसके बाद इस प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, विस्तृत प्रस्ताव जिसमें पारिस्थितिकी अध्ययन, इकोलॉजिकल स्टडी होते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए इस पूरे प्रस्ताव की समीक्षा करता है। स्वीकृति के बाद राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक प्रारंभिक सूचना जारी करता है और अगर किसी प्रकार की आपत्ति आती है तो उस आपत्ति पर भी विचार किया जाता है और उस आपत्ति के बाद अंतिम सूचना जारी करके अभ्यारण्य की स्थापना की पुष्टि कर दी जाती है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमने बहुत तीव्र आपको बताई है, एक एक्सीलरेटेड वे में आपको बताई है। बाघों के संरक्षण के प्रयास की अगर बात करें तो भारत में बाघों का संरक्षण किस प्रकार से किया गया है, उन बाघों के संरक्षण के प्रयास किस प्रकार से किए गए हैं, किन संस्थाओं की स्थापना की है, तो उसमें एक प्रोजेक्ट टाइगर को तो आपने जान लिया कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी जिसके तहत बाघ अभ्यारण्यों की स्थापना की जाती है। उसी प्रकार से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की भी स्थापना भारत में की गई है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन आयोजित करता है ताकि बाघों की संख्या का पता चल सके और भारत दुनिया में बाघों की आबादी का लगभग 70% से अधिक कवर करता है। अगर हम टाइगर के कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में बाघ को विशेष तौर से आप कह सकते हैं कि जो बंगाल टाइगर है उसको कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है, क्या स्टेटस है, संकटग्रस्त एंडेंजर्ड दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करें एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की 1972 का जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है तो उसके अनुसूची 1 में बाघों को शामिल करके इसे उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की परिशिष्ट 1 यानी अपेंडिक्स 1 में बाघों को शामिल किया गया है। वहां पर भी इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया है, उनको उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान किया गया है। अब अपनी दूसरी खबर पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा पर हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हो रहे हैं, एक हिंदी माध्यम का, एक अंग्रेजी माध्यम का। ये बैच किससे संबंधित है, आईएजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स से संबंधित है, ऑफलाइन बैच है। हिंदी माध्यम का बैच 26 मार्च से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। अंग्रेजी माध्यम का बैच 8 अप्रैल से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं और इस कॉल के माध्यम से अपने बैच में एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, तो इसी के कारण से गोरैया एक बार फिर से चर्चा में है। तो इस स्पैरो जो है आपने अपने घर के आसपास जरूर देखी होगी और गोरैया के बारे में सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं। जो विश्व गोरैया दिवस 2025 है उसकी थीम क्या है, उसकी थीम है अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर्स, यानी जो हमारी प्रकृति के छोटे छोटे दूत हैं उनके सम्मान करना, उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करना, क्योंकि उनका एक पारिस्थितिकी योगदान रहता है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए इनका सम्मान किया जाना चाहिए जो ये टाइनी मैसेंजर्स हैं। इस थीम का उद्देश्य है गोरैया के प्रति मानवीय स्नेह को बहाल करना, रेस्टोर करना और लोगों को संरक्षण गतिविधियों के लिए प्रेरित करना।
जैसा कि अभी आपको बताया गया, गोरैया का एक पारिस्थितिकी महत्व है, एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्योंकि गोरैया पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ये कीटों को खाते हैं, जिससे कीट नियंत्रण में मदद मिलती है। इसके अलावा इनकी गतिविधियां विभिन्न पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, क्योंकि ये पौधों के जो बीज हैं उनको फैलाने में सहायक होती हैं अलग अलग स्थानों पर जाकर के। और इसके अलावा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी इनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। जैव विविधता संवर्धन में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में इनकी भूमिका रहती है। इनके सामने उपस्थित महत्वपूर्ण खतरे कौन से हैं? सबसे पहला खतरा वही है कि हैबिटेट लॉस, यानी आवास को होने वाली क्षति। लगातार जिस प्रकार से शहरीकरण बढ़ रहा है, कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ रहा है, कंक्रीट के माध्यम से मकानों की निर्माण की गतिविधियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इनके आवास का क्षरण होता जा रहा है, जो इनके लिए महत्वपूर्ण खतरा है। और शहरीकरण उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही आप जानते हैं कि कृषि को करने की जो पद्धति है, जो मेथड है, उसमें भी लगातार बदलाव आ रहे हैं, जिससे गोरैया की आबादी घट रही है। घोंसले और चारागाहों का खत्म होना और कीटों की आबादी में कमी आना इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। यानी इनके घोंसले भी लगातार कम होते जा रहे हैं, चारागाहों के खत्म होने की वजह से, और साथ ही कीटों की आबादी में कमी आना भी इनके सामने उपस्थित महत्वपूर्ण खतरों में शामिल है। इस गिरावट के व्यापक प्रभाव हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर इनके आवास को क्षरण होता है तो इसके का प्रभाव गोरैया की संख्या पर पड़ेगा। और अगर गोरैया की संख्या कम होती है, जैसा कि पिछले 2 दशकों में देखा गया है कि इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है, तो इनकी संख्या में कमी से जैव विविधता के लिए एक व्यापक खतरा उपस्थित होता है। और इसलिए यह माना जा रहा है कि शहरी हरियाली परियोजनाओं के साथ साथ गोरैया के लिए उपयुक्त आवास बनाने के लिए कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियां अपनाना जरूरी हो गया है। हमें अपने कृषि मेथड को इस प्रकार से अपनाना चाहिए ताकि गोरैया के संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। साथ ही हमें शहरी क्षेत्रों में हरियाली परियोजनाओं पर विशेष रूप से बल देना चाहिए, ताकि गोरैया के लिए एक प्राकृतिक आवास क्षेत्र जो उनका लगातार चला आ रहा है, उसकी एक प्रतिपूर्ति की जा सके, उनको फिर से बहाल किया जा सके शहरी क्षेत्रों में भी। गोरैया की भारत में कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर कई प्रजातियों के बारे में बताया गया है। एक है घरेलू गोरैया, दूसरी है यूरेशियन वृक्ष गोरैया, सफेद गले वाली गोरैया, चेस्टनट कंधों वाली पेट्रोनास, इसके अलावा रूफस ट्रिपाई और बया वीवर, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं भारत की। घरेलू गोरैया का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पास्सर डोमेस्टिकस। यूरेशियन वृक्ष गोरैया का वैज्ञानिक नाम है पास्सर मोन्टेनस। इसके अलावा सफेद गले वाली गोरैया का जो वैज्ञानिक नाम है वो है जोनोट्रिचिया एल्बिकॉलिस। चेस्टनट कंधों वाला पेट्रोनास जो गोरैया है उसका नाम है पेट्रोनिया जेंथोकॉलिस। रूफस ट्रिपाई का वैज्ञानिक नाम है डेंड्रोसिटा वेगाबुंडा। बया वीवर का वैज्ञानिक नाम है प्लोसियस फिलिपिनस। आवास संबंधी प्राथमिकताओं की बात करें तो घरेलू गोरैया ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहती है। यूरेशियन वृक्ष गोरैया वुडलैंड्स, पार्क और उद्यानों में रहते हैं। उत्तरी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में सफेद गले वाली गोरैया रहती है। शुष्क वन झाड़ीदार भूमि में मुख्यतः चेस्टनट कंधों वाला पेट्रोनास गोरैया रहता है या रहती है। आर्द्र क्षेत्र और वनों में रूफस ट्रिपाई और तटीय क्षेत्र और आर्द्र भूमि में बया वीवर गोरैया रहती है। भारत में अगर वितरण की बात करें तो घरेलू जो गोरैया है ये भारत में व्यापक रूप से वितरित है। जो वृक्ष गोरैया है, यूरेशियन वृक्ष गोरैया है, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है, घरेलू गोरैया की तुलना में कम आम है। इसके अलावा सफेद गले वाली जो गोरैया है वो मुख्यतः जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। राजस्थान या गुजरात जैसे क्षेत्रों में मुख्यतः चेस्टनट कंधों वाला पेट्रोनास गोरैया पाया जाता है। असम या पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों की को मुख्यतः प्राथमिकता रूफस ट्रिपाई द्वारा दी जाती है और बया वीवर आमतौर पर गोवा या केरल जैसे तटीय क्षेत्रों में देखा जाता है। अगली खबर हमारी प्लास्टिक ओडिसी से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक ओडिसी एक जहाज है जो कि प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैला रहा है। बहुत से स्टेक होल्डर से मिल भी रहा है ताकि प्लास्टिक प्रदूषण का एक स्थायी समाधान खोजा जा सके। चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्लास्टिक ओडिसी क्या है?
स्थायी समाधान के लिए, प्लास्टिक के स्थायी समाधान के लिए एक फ्लोटिंग लेबोरेटरी है। तो अपने आप में ये कैसी लेबोरेटरी है? तैरती हुई लेबोरेटरी है। जो प्लास्टिक ओडिसी है, ये 40 मीटर लंबी फ्लोटिंग लेबोरेटरी है। प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए 3.5 साल की वैश्विक यात्रा पर यह पूरा जहाज निकला है। यह जहाज 1 अक्टूबर 2022 को मार्सिये, फ्रांस से रवाना हुआ था और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन, रिसाइकलिंग यानी पुनः चक्रण और कमी के लिए यानी उसको रिड्यूस करने के लिए सस्ते स्थायी समाधान कलेक्ट कर रहा है, उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। ये जहाज 30 से अधिक देशों में यात्रा कर चुका है और चेन्नई भारत में इसका एकमात्र पड़ाव है। हाल ही में ये चेन्नई में आ चुका है और इसी के कारण ये पूरा खबर जो है वो चर्चा में है। ये स्थानीय उद्यमियों, समुदायों और नवोन्मेषकों यानी इनोवेटर्स के साथ सहयोग करता है ताकि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में वैश्विक कनेक्शन स्थापित किए जा सके और जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको भी साझा किया जा सके और प्लास्टिक प्रदूषण पर एक स्थायी समाधान निकाला जा सके। जहाज पर कुछ महत्वपूर्ण इनोवेटिव यानी अभिनव पुनः चक्रण और प्लास्टिक समाधान भी देखने में मिलते हैं। जैसे जहाज पर एक रिसाइकलिंग कार्यशाला है, एक पुनः चक्रण कार्यशाला है, जहां प्लास्टिक कचरे को उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है, जैसे लकड़ी, टाइल्स और निर्माण सामग्री। जहाज पर मशीनें प्लास्टिक कचरे को छांटने और पिघलाने के लिए उपयोग की जाती हैं, जिससे फर्नीचर, टाइल्स जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं, जो स्थानीय समुदायों को माइक्रो रिसाइकलिंग कारखाने स्थापित करने में मदद करके उनको एम्पावर करने का काम करते हैं, उनको सशक्त करने का काम करते हैं। चेन्नई में एक परियोजना पुनर्चक्रित यानी रिसाइकलिंग प्लास्टिक से चश्मे बनाने का प्रयास कर रही है, जिसमें भारतीय दृष्टि संस्थान यानी इंडिया विजन इंस्टीट्यूट और अन्य स्थानीय संगठन सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जहाज पर पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने उत्पादों के कई प्रोटोटाइप भी हैं, जैसे साबुन के डिश, हथौड़े, हैमर्स और फर्नीचर। वैश्विक प्रभाव और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करें तो ये अभियान इस बात को उजागर करता है कि हम लोग, या आप कह सकते हैं कि जो एक मानव निर्मित प्लास्टिक अपशिष्ट है, हर मिनट 20 टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में डाला जा रहा है और जिसमें से 78% भूमि आधारित लैंड बेस्ड स्रोतों से आता है। तो इस अभियान का जो लक्ष्य है, इस अभियान का लक्ष्य है प्लास्टिक कचरे को समुद्र में पहुंचने से पहले ही भूमि पर रोका जाए। और भूमि पर किस प्रकार से रोका जाएगा? जब हम भूमि पर इस प्रकार के कारखाने स्थापित करेंगे जो प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकें। और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी शुरुआत की गई हैं। जैसे सेनेगल में 10 रिसाइकलिंग कारखाने स्थापित किए गए हैं। फिलीपींस में ऐसे कारखाने स्थापित किए गए हैं जो सालाना एनुअली 300 टन प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करते हैं, उसकी रिसाइकलिंग करते हैं। और ये सारी परियोजनाएं मिलकर के बहुत बड़े स्तर पर नौकरियां, रोजगार भी उत्पन्न करते हैं। इस अभियान के बाद द इम्पॉसिबल क्लीनअप पहल को पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई जा रही है, जो दूरस्थ जैव विविधता से भरपूर हॉट स्पॉट्स को साफ करने का उद्देश्य रखती है। यानी ये जो अभियान है अपने आप में बहुत व्यापक है, न केवल प्लास्टिक कचरे के बारे में जागरूकता फैला रहा है, बल्कि बहुत बड़े स्तर पर कारखानों को स्थापित करने में, पुनर्चक्रित कारखानों को, रिसाइकल्ड कारखानों को स्थापित करने में भी योगदान दे रहा है, ताकि प्लास्टिक का चक्रण करके, पुनः चक्रण करके, उसको रिसाइकल करके उसको अन्य उससे बायो प्रोडक्ट बनाया जा सके और जो प्लास्टिक कचरे की समस्या है उसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। अगली खबर है भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता से जुड़ी हुई। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि किस प्रकार से अगर वायु प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ता है तो वायु प्रदूषण के कारण सौर पैनल्स की बिजली उत्पादन करने की जो क्षमता है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। और आप जैसा कि जानते हैं कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत ने भी इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टारगेट निश्चित किए हैं और ये जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में भी कारगर हथियार के रूप में माना जा रहा है। इसलिए अगर जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना है तो सोलर पैनल लगाना जरूरी है। लेकिन भविष्य में अगर वायु प्रदूषण के कारण इन सोलर पैनल की क्षमता घटती है, बिजली उत्पन्न करने की क्षमता घटती है, तो ये कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जो क्षमता है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। तो यही पूरी खबर है, इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन किया गया है कि वायु प्रदूषण भारत में सौर पैनल की दक्षता को कम करने में भूमिका निभा सकता है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है,
2030 तक अपनी बिजली का 50% गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल ईंधन स्रोतों से उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें सौर ऊर्जा का 5वां हिस्सा होगा। सौर ऊर्जा उसमें 20% की भूमिका निभाएगी और ऐसा माना जा रहा है, अध्ययन में ये बात सामने आई है कि भारत के 300 धूप वाले दिनों की गुणवत्ता वायु प्रदूषण के कारण घट सकती है, जिससे सौर पैनल पर पहुंचने वाली जो सौर विकिरण है उसमें कमी आएगी, जिससे सौर पैनल की जो एफिशिएंसी है बिजली उत्पन्न करने की वो भी घट सकती है। अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? अध्ययन में 1985 से 2014 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। 2041 से 2050 तक सौर विकिरण में होने वाले परिवर्तनों का इसके अंतर्गत पूर्वानुमान किया गया है। शोधकर्ताओं ने कई वैश्विक मॉडल खड़ा करने की कोशिश की है। नासा के सेरेस यानी क्लाउड्स एंड द अर्थ रेडिएंट एनर्जी सिस्टम प्रोजेक्ट से प्राप्त डेटा का इसके अंतर्गत उपयोग किया गया है। इसके अंतर्गत दो परिदृश्यों, दो सिनेरियोज को देखा गया है। एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें मध्यम स्तर के जलवायु परिवर्तन और वायु गुणवत्ता नियंत्रण मापदंड अपनाए गए हैं, और दूसरा जो परिदृश्य है वो है जिसमें जलवायु परिवर्तन के उपाय कमजोर थे लेकिन वायु प्रदूषण नियंत्रण जो है वो मजबूत था, और इसके आधार पर अध्ययन को आगे बढ़ाया गया है। और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की गई है और ये कहा गया है कि 21वीं शताब्दी के मध्य तक सौर पैनलों की जो दक्षता है वो 2.3% घट सकती है, जिससे प्रति वर्ष कम से कम 840 गीगावाट घंटे बिजली का नुकसान होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है। 840 गीगावाट घंटे बिजली का नुकसान हो सकता है इस शताब्दी के मध्य तक। सौर ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं, और महत्वपूर्ण सिफारिशें यही हैं कि हमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की आवश्यकता है ताकि जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण को कम किया जा सके और सौर पैनलों की दक्षता को अधिकतम किया जा सके। इसके लिए हम व्यक्तिगत तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना सकते हैं, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण कर सकते हैं, वृक्ष भी लगा सकते हैं और अपनी भागीदारी को इन सब कार्यों में स्थापित कर सकते हैं। अध्ययन ये भी कहता है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और केरल जैसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ सकती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में आने वाले समय में बादल का जो घनत्व है वो घटने की संभावना है, और अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और केरल में बादल का घनत्व घटता है तो ये क्षेत्र सौर विकिरण को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, और जब अधिक से अधिक मात्रा में सौर विकिरण की प्राप्ति होगी तो सोलर पैनल हैं उनकी क्षमता बेहतर होगी बिजली उत्पादन करने की। तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सौर विकिरण के बढ़ने से जो सोलर पैनल है उनकी दक्षता बढ़ भी सकती है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, भारत का 58वां बाघ अभयारण्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी ऑप्शन है गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य, ऑप्शन सी है माधव नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गोरैया किस प्रकार के पारिस्थितिक कार्यों में मदद करती है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल जल संरक्षण, ऑप्शन बी केवल प्राकृतिक कीट नियंत्रण, ऑप्शन सी कीट नियंत्रण, परागण और जैव विविधता का संवर्धन, ऑप्शन डी केवल बीज फैलाव। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक ओडिसी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए स्थायी समाधान जुटाना, ऑप्शन बी प्लास्टिक कचरे के निपटान पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित करना, ऑप्शन सी केवल प्लास्टिक के उत्पाद बेचना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में सौर पैनलों की दक्षता पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? ऑप्शन ए है सौर पैनलों की दक्षता बढ़ेगी, ऑप्शन बी है सौर पैनलों की दक्षता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी है सौर पैनलों की दक्षता घटेगी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।